कितना बोलते हो तुम लोग भी ये ना कचर कचर वसी करते हो जैसे क्लास वाले बच्चे करते हैं। क्लास वाले बच्चे अपने में कचर कचर करते हैं, तुम हमको तंग करते हो। चलो सुनो ध्यान से। अब बेटा इसके सिनोनिम एंटोनिम बहुत कम ही होंगे, ये ध्यान रखना। ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले वर्ड्स हैं बेटा। इननेट का मतलब होता है जन्म से। जैसे कुछ चीजें होती है जो आपकी आदत बनती है बार बार करके, जैसे शराब पीने से, गुटखा खाने से, वो आदत बनती है। और एक होता है जो जन्म से होता है। जैसे आप देखते हो सांप को कोई काटना सिखाता है? नहीं, है ना? तो काटना तो नहीं सिखाता, वो उसका क्या क्वालिटी है? जन्म से, वो जन्म से ही वैसे काटेगा, यानी इनेट क्वालिटी। संजय ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर होगा बेटा टू रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कुड जो है ना वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है बल्कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। संजय सिंह ने क्वेश्चन पूछा था बढ़िया सा। ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू रिपीट द क्वेश्चन। तो बेटा अगर आप मुझे कहोगे मैम कुड यू रिपीट, तो आप मुझे क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हो, आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना? यस प्रतिभा, नेचुरली जो क्वालिटी होता है वो इनेट होता है, लेकिन नेचुरल अलग चीज है बेटा, और इनेट का मतलब होता है जन्म से। हॉस्पिटल्स जाते हो वहां पर दिखा रहता है प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ क्राइम, यानी जन्म पूर्व लिंग निर्धारण अपराध है। पेट में ही पता चल जाए बेटी है तो आधा पॉपुलेशन तो बेटी को ऐसे ही मार देगा, नहीं? तो इसीलिए जन्म पूर्व लिंग निर्धारण एक क्राइम कर दिया गया है। जन्म पूर्व बेटा, जन्म यानी नेटल और पूर्व देखो प्री, और प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेटा इसको एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ना? तो क्या है? प्रीनेटल मतलब हो गया जन्म पूर्व, लेकिन पोस्ट नेटल बेटा जन्म पश्चात, है ना? पोस्ट मतलब क्या होता है बेटा? के बाद, और नेटल इज जन्म। पोस्ट नेटल, सुनो एसी चला के पहले से क्यों नहीं रखते हो, इतनी गर्मी हो गई है। पोस्ट नेटल मतलब होता है जन्म पश्चात, यानी जैसे ऐसे कहते हैं कि देखते हो पोस्ट नेटल केयर ऑफ बेबीज बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बिकॉज ऑफ दिस रीजन के ठीक से केयर नहीं होता है, मर जाते हैं। तो पोस्ट नेटल मतलब जन्म के बाद। देखो नेक्स्ट आओ नेटिलिटी। बेटा नेटिलिटी का मतलब होता है जन्म दर, बर्थ रेट। इसका एंटोनिम पता है क्या होगा? ये क्या है? ये कहां से आ गया? लाइव मतलब ये कहां से आ रहा है? हाँ? ये कैसा हो सकता है यार? हाँ? नहीं मैच तो है, लेकिन मेरे में कैसे आ रहा है? अच्छा, मतलब इतना इनका जो है सिस्टम इतना अपडेटेड है, बताओ यार। आईपीएल का मैच है, हाँ बताओ। लाइव क्लास है ऑफ कोर्स खुशी, लाइव ही चलता है। तुम्हें क्या लगता है कि हम सब रिकॉर्ड करके डाल देते हैं? हाँ? बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बेटा डेथ रेट एंटोनिम है, इसका मतलब एक और सिनोनिम है इसका, मोर्टालिटी। मोर्टालिटी मतलब मृत्यु दर, और नेटिलिटी मतलब जन्म दर। ठीक है? मोर्टालिटी, यस प्रज्ञा, देखो। सो मोर्टालिटी का मतलब होता है मृत्यु दर और नेटिलिटी होता है जन्म दर। ठीक है? अब आओ नेसेंट। नेसेंट का मतलब क्या होता है? ने मतलब नेट मतलब हो गया जन्म। नेसेंट का मतलब होता है ना बेटा कि एकदम शुरुआत, अभी पैदा होके बस शुरू ही हुआ है। जैसे मान लो मैंने कोई कंपनी खोला और किसी ने कहा भाई तुम्हारी कंपनी से कितने पैसे आ रहे हैं, मैं कहूंगी इट इज इन इट्स नेसेंट स्टेज। ठीक है? नेसेंट स्टेज का मतलब हो जाता है कि बस अभी तो
पैदा होके शुरू ही हुआ है। राज शर्मा, जो भी आप लोग कमेंट कर रहे हो ना बेटा क्वेश्चन पूछने के लिए, एक बार मुझे खत्म करने दो, फिर मैं रुक जाऊंगी, आप लोग पूछ लेना। अभी आप लोग टाइप करके रखो, तुरंत भेजो मत, ठीक है? क्लियर? नेसेंट का मतलब क्या हुआ? बस अभी पैदा होके नया नया उगा ही है, जस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब मैंने कहा कि अभी बस पैदा हुआ है और बस अभी उगा ही है, तो नेसेंट हो गया। इसका मतलब है बस इनिशियल, इसीलिए आप इसका सिनोनिम लिख सकते हो, इनिशियल, स्टार्टिंग, इंसेप्शन। इंसेप्शन तो खैर नाउन हो गया, फिर भी मैंने लगा दिया बिगिनिंग। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, यानी बस इनिशियल, शुरुआती स्टेज पर ही है। नेक्स्ट आओ रेनेसेंस। बेटा री का मतलब फिर से, नेट का मतलब जन्म। जब फिर से कोई चीज को फिर से जन्म हो रहा है, मतलब जैसे मान लो कोई चीज था वो खत्म हो गया और उसको फिर से पुनः जागरण किया जा रहा है उसका। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके 10th चैप्टर में वॉल्यूम 1 में, द रेनेसेंस ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम खत्म होने लगा तो फिर क्या किया ना, इसका रेनेसेंस के लिए पूरा का पूरा मंदिर वगैरह में ये सब डांस कल्चर शुरू हो गया, जिसके बाद एक गंदी सी प्रथा आ गई थी और वो प्रथा थी देवदासियों की। तो एनीवे वो तो खैर अलग चीज हो गया, लेकिन मैं अगर कहूं कि रेनेसेंस की बात करोगे तो बेटा आप रिवाइवल की बात करोगे, रिसरेक्शन की बात करोगे, रिजुविनेशन, यानी फिर से जिंदा करने की बात करोगे। ठीक है, देखो नहीं बेटा नॉविस नहीं होगा रिशु, वो तो नौसिखिया होता है। ठीक है, तो रेनेसेंस का मतलब होता है रिवाइवल, रिसरेक्शन, रिजुविनेशन, यानी कि पुनः जागरण। नेटिव, अगर आप इंडिया के नेटिव हो, यानी इंडिया में आप पैदा हुए, सो आप कहीं के नेटिव सिटीजन हो। नेटिव का मतलब होता है जो वहां पे पैदा होता है, मूल वहां का ओरिजिनल है आप, ठीक है ना, जिसको हम लोग सिनोनिम में एबोरिजिन भी कह देते हैं। ओरिजिन वर्ड देखो उसमें है ना, ORIGIN अंदर है ना घुसा हुआ, समझ में आ गया? कोई बात नहीं आशीष, नहीं आ पाते हो बाद में देख लिया करो। ऑनलाइन क्लास तो तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए बेनिफिशियल है ना, जो अपने जिंदगी के भी जद्दोजहद कर रहे हैं, है ना, अपने परिवार के लिए कमाने की भी कोशिश कर रहे हैं और जिंदगी में आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑनलाइन आपके लिए बेनिफिशियल है ना। फिर मैं कहती हूँ यार स्टूडेंट होना अच्छा रहेगा ऑफलाइन आओ, तो ऑफलाइन में एक बच्चों को फीलिंग आती है कि हाँ हम सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग चीज है बेटा। ITU परमानेंट नहीं बेटा, नेटिव का परमानेंट कैसे होगा? ओरिजिन और एबोरिजिन, परमानेंट रेसिडेंट अलग बात हो जाता है बेटा, वो सब लीगल टर्म है। ठीक है, खुश रहो आशीष। तुषार यादव, क्या हो गया? चलो देख लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो वही वर्ड आ गया जो अभी बोला था, एबोरिजिन, वही है, यानी कि जो वहां का ओरिजिनल है वो एबोरिजिन है, मूल निवासी, ओरिजिनल इनहैबिटेंट। इनहैबिटेंट भी वर्ड आपको जानते हो, आपको रूट मिल जाएगा बेटा। हैबिटेट जो होते हैं ना वो निवास होता है, ये हैबिट वर्ड आया है एक वर्ड से, हैबिटेट, जानवरों का जैसे हैबिटेट जंगल होता है यानी निवास, तो ओरिजिनल निवासी जहां के आप हो, आप वहां के एबोरिजिन या नेटिव रेसिडेंट, नेटिव सिटीजन कहलाओगे, राइट। चलो नेक्स्ट आओ, देखो नेटिविज्म। अब नेटिविज्म आखिरी वर्ड है जो नेटिव से, नेट से है। देखो नेटिविज्म ध्यान से सुनना।
आप एक चीज मार्क करते हो, सरकार जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देती है रिजर्वेशन, जानते हो ना? हाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन देती है सरकार। क्यों देती है? क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि भाई इतनी ज्यादा लिपियां हैं, इतनी सारी लिपियां हैं हमारे इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो पढ़े ही नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने वाला कोई जिंदा ही नहीं है। तो इन लोग को खासकर संरक्षण दिया जाता है कि भाई इनकी जो बोली है, इनका जो कल्चर है ना, वो सब खत्म हो जाएगा इनके मरने के बाद। और अगर इनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए तो ये भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज जमाना इतना मॉडर्न है कि जो लोग उस कल्चर के हैं, उस ट्राइब के हैं, उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल है उस जमाने में। तो इसीलिए उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, कुछ एडिशनल बेनिफिट दिए जाते हैं। अगर आप उछल कूद मचाओगे कि भाई हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, सरकार कहेगी बिल्कुल नहीं आपको देंगे, क्योंकि ये कुछ पॉलिसीज है जो नेटिविज्म के अंदर आते हैं। तो नेटिविज्म क्या है? वो पॉलिसी जिससे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है कहीं के नेटिव सिटीजन्स का। इसलिए कुछ जगहों पे आप देखोगे वहां के जो ओरिजिनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, वहां के ट्राइब्स है, जैसे हम जानते हैं इंडिया में झारखंडी है, वो क्या कहते हैं उसको, संथाली है ना, तो बोडो, ये सब जो ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स को संरक्षण दिया जाता है और वो पॉलिसी कहलाता है नेटिविज्म। ठीक है सुभजीत बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट और एक्सटेंट। ध्यान सुनना बेटा, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त। डायनासोर क्या है बोलोगे मैम? एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। डोडो एक्सटिंक्ट बर्ड है, यानी ऐसा बर्ड अब जिंदा नहीं है जो डोडो था। डायनासोर अब नहीं, वो एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट का मतलब नो मोर एग्जिस्टिंग, यानी कि डेड एंड गॉन। लेकिन होता क्या है ना, कुछ लोग एक्सटिंक्ट को गलत समझ लेते हैं कि जो एक्सटिंक्ट हो चुका है और जो बहुत पहले था, वो दोनों में डिफरेंस है। अब जैसे डोडो को बहुत ज्यादा से ज्यादा मार दिया गया तो एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है ना? जैसे इंडिया में ब्लैक पैंथर को इतना ज्यादा शिकार हुआ कि 1972 के लगभग वो एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन जो डायनासोर है वो अपनी पूरी लाइफ बिल्कुल जितना काल होना चाहिए था उनका, वो जी के जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सटिंक्ट कहला रहे हैं। अब हमें एक्सटिंक्ट का मतलब तो पता होता है, क्योंकि हम साइंस पढ़े होते हैं कि मतलब जो खत्म है वो एक्सटिंक्ट है, पता है। लेकिन बेटा जो जिंदा है वो उसको एक्सटेंट कहते हैं। ठीक है, सो एक्सटेंट का मतलब हो गया सर्वाइविंग, थ्राइविंग। ठीक है, यानी स्टिल एग्जिस्टिंग इज एक्सटेंट एंड नो मोर लिविंग इज एक्सटिंक्ट। No more live is extinct and alive is extant. फ्राइडे का बैकअप वीडियो, फ्राइडे को मैंने क्लास लिया था क्या? हाँ, फ्राइडे को नहीं, देख लेना एक बार, फ्राइडे को क्लास लिया था। फ्राइडे को ही तो पूरा दिन भर क्लास नहीं लिया था बेटा। फ्राइडे को मैंने पूरा दिन भर क्लास नहीं लिया था, तभी मैंने सैटरडे का क्लास और फिर संडे को लिया आज। ठीक है, नेक्स्ट आओ रूट बेटा, सॉली। सॉली जहां भी दिखे समझ जाना एलोन। अब आ जाएंगे नया रूट में, और लोकुआ वर्ड से यहां लोक्वी बना है। जहां भी लोकुआ वर्ड होगा वहां पर स्पीच की बात करना, क्योंकि लोकुआ आपके स्पीच, आपके वाद, बोलने से रिलेटेड है। ठीक है ना बेटा? सैटरडे को तो क्लास लिया था, लेकिन सैटरडे का लोड होना चाहिए संडे को, और संडे को ऑफ रहता है केडी लाइव वालों का। ठीक है, तो अब कल दोनों ही सैटरडे और संडे दोनों लोड हो जाएगा, कल देख लेना। और ये शिवम देखना लोड हो चुका हो, और ये सारा जो भी बनाऊंगी मैं सब बैचेस में लोड कर देना। नई प्रज्ञा, मैं लोनलीनेस बिल्कुल नहीं लिखूंगी, क्योंकि सुनो ध्यान से डिफरेंस है क्या बेटा। सॉलिट्यूड जो होता है ना, वो स्टेट ऑफ एलोननेस होता है।
ठीक है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है स्टेट ऑफ एलोननेस। अगर आप एलोन हो तो बेटा सॉलिटरी कहलाएगा आपका जो अकेला होना है, सॉलिटरी। लेकिन सॉलिटरी का मतलब ये नहीं होता है लो मेरा व्हाट्सएप नंबर। सॉलिटरी का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोनली फील कर रहे हो। हाँ, लोकुआ मतलब बात बोलना, इसलिए लोकाशियस इज बातूनी। वेरी गुड। सुनो, तो सॉलिटरी जो होते हैं ना बेटा, वो एलोन होते हैं। सॉलिट्यूड का एडजेक्टिव फॉर्म सॉलिटरी है। सॉलिट्यूड नाउन है देखो, और सॉलिटरी एडजेक्टिव है। इसलिए सॉलिट्यूड और सॉलिटरी मैंने एक साथ खत्म करा दिया। ठीक है, अब आओ सॉलिलिकी। सॉली मतलब एलोन, लोकुआ मतलब स्पीच। सिंगल मैं खड़ी हूं अकेले, और अगर अकेले खड़ा होकर मैं कोई डायलॉग यहां बोलूं तो बेटा वो डायलॉग नहीं होगा। डाई का मतलब, डी आई का मतलब दो के बीच में जब होता है तब वो डायलॉग होता है, संवाद होता है। सॉलिलिकी तो सिंगल खड़े होके देखते हैं ना बहुत सारे ड्रामास में और बहुत सारे सीरियल्स में, अकेला देखोगे सास खड़ी होके अकेला षड्यंत्र कर रही है, बहू अकेले खड़ी होकर षड्यंत्र कर रही है और सोच रही है, जोर जोर से डायलॉग बोल रही है। कई बार कहते हैं कि भाई इसमें सिंगल खड़े होकर डायलॉग बहुत है। बेटा सिंगल खड़े होकर डायलॉग नहीं होता, सिंगल खड़े होकर सॉलिलिकी होता है। ठीक है, तो सॉलिलिकी इज स्पीकिंग वंस थॉट्स अलाउड, जोर से, टू वन सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट आओ डेसोलेट। हाँ, आपने जो लोनली कहा है वो यहां मैं लिख सकती हूं लोनली, क्योंकि यहां पर देखो क्या फील है, एक तो लोनली भी हो और सैड भी हो। अच्छा, लोनली तो लिखा हुआ ही है, यानी एक अकेले भी हो आप और सैड भी हो, तब डेसोलेट होगा। यानी जब आदमी डेसोलेटेड फील कर रहा है तो याद रखना सोल का मतलब अकेला है। ठीक है, इसीलिए जब अकेला और उदास हो तब डेसोलेट है। क्लियर। नेक्स्ट आओ सोलोइस्ट। क्या है सोलोइस्ट? कई बार देखते हो यस सूरज, अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन ने जो आईने के सामने एक्टिंग किया था, मैंने उसका सोलोइस्ट का वो बनाया था, जानते हो, बहुत छोटे छोटे क्लिपिंग्स निकाल रही थी मैं पिक्चर से और वैसा बना रही थी पहले। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि बाद में कॉपीराइट आने लगा इस सब चीज़ों पे। जब कॉपीराइट आने लगा और उसके बाद प्रॉब्लम हो गया तो हमारे चैनल से वो सबको डिलीट किया गया, सबको हटाया गया। आप तो खैर वो सा कॉपीराइट नहीं आता, आप कॉपीराइट क्लेम आता है तो पैसा उधर चला जाता है। पहले सीधा कॉपीराइट मार के वो पूरा कंप्लीट उसको उड़ा देते थे और चैनल भी बंद कर देते थे, यही मुश्किल हो जाता था। यस रिशु, डिजेक्टेड कह सकते हो, लेकिन बेटा डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, सैड, ग्लम, सॉरोफुल, ये सब में एलोन वाला फीलिंग नहीं है। ठीक है ना, एलोन वाला फीलिंग नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। यस रवि रंजन, डी उसको एक नेगेटिव थॉट दे रहा है, सही है। सोलोइस्ट, जब एक अकेला व्यक्ति खड़ा होकर म्यूजिक बजा रहा होता है ना तो वो सोलोइस्ट होता है, जो सिंगल परफॉर्मेंस देता है स्टेज पर। अ म्यूजिशियन हु परफॉर्म्स एलोन, वो सोलोइस्ट होता है। और बेटा आइसोलेट तो इतना गंदा शब्द है जो हम लोगों के दिलो दिमाग पे बैठ गया है। नहीं, कोविड के समय में आइसोलेट कर दिया जा रहा था, है ना। अब एक बार मैंने कहा भी कि एक बात बताओ, जो इतना अच्छा से अच्छा कोविड हो गया आइसोलेट कर दो। आप समझ रहे हो आइसोलेट का मतलब क्या है? आप आइसोलेट तो कर रहे हो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो आप उसके लिए कर रहे हो, आप तो बाकी लोगों को ना हो जाए उसके लिए कर रहे हो। फाइन, ठीक है। और आइसोलेट जो आप उसको कर रहे हो उसका इलाज भी तो करना है, क्योंकि आइसोलेट करने का मतलब ये थोड़ी कोई जिंदा रह जाएगा, उसका इलाज तो करना पड़ेगा। अब आइसोलेट करके हम बाकी लोगों को बचा रहे हैं। और लेकिन कोविड ऐसी बीमारी थी जो 4 दिन के बाद बुखार आ रहा था, यानी पहले इन्फेक्शन 4 दिन के बाद बुखार। अब जब बुखार आए तब चेक हो, तब तक तो 4 दिन तक जिसके जिसके साथ घुमा है उस सब को कोविड हो चुका होगा, अब फिर उनका भी 4 दिन के बाद बुखार आएगा। तो बेसिकली आइसोलेट करने का मतलब खाली एक ही था कि किसी को इन्फेक्शन ना हो। आइसोलेट का मतलब क्या हुआ? टू पुट समवन और समथिंग सेपरेट फ्रॉम अदर पीपल और थिंग्स, बस,
है ना, टू मेक इट सेक्लूडेड। इसलिए आइसोलेटेड का सिनोनिम सेक्लूडेड होगा। आइसोलेट का आइसोलेटेड अगर कहोगे तब उसका सिनोनिम सेक्लूडेड होगा, एलोन होगा, ठीक है। और सॉलिटरी मैंने कह दिया, सॉलिट्यूड का एडजेक्टिव फॉर्म है सॉलिटरी। अब नेक्स्ट में आऊं, लोक्वा, जो मैंने आपको बता दिया था, लोक्वा मतलब स्पीच। तो बेटा इलोक्वेंट जो होते हैं ना वो अच्छा वक्ता होते हैं। देखो ओरेटर, आर्टिकुलेट, वन हु हैज गिफ्ट ऑफ द गैप। जो अच्छा वक्ता होता है वो ओरेटर होता है, आर्टिकुलेट होता है, और ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास अच्छा बोलने की क्षमता हो, वन हु हैज गिफ्ट ऑफ द गैप। स्पोराडिक, रिशु, स्पोराडिक का मतलब क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखो इसका सिनोनिम पूरा दिया है मैंने, ओरेटर, आर्टिकुलेट, वन हु हैज गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। इसका एंटोनिम होगा इनकोहेरेंट। जब कोई व्यक्ति बोलता है और समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा है, जैसे कि थोड़े बुढ़ापे में मुलायम सिंह यादव की आवाज ऐसी हो गई थी, शरद पवार का जो चेहरे पर लकवा मारा था उसके बाद उनकी आवाज अजीब सी हो गई है, वो इनकोहेरेंट है। इनकोहेरेंट अच्छा वक्ता नहीं होता, और उनकी बात सुन के समझ में नहीं आता है बोल क्या रहा है। नहीं सुवजीत, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है बेटा। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन पता है क्यों नहीं रखे? शुरुआत में था। होता क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं ना, इधर उधर दो जगह से ऑर्डर कर देते हैं, और फिर जब दोबारा दूसरा बुक आता है ना तो पहला बुक रिसीव हो चुका होता है तो सेकेंड का कैश ऑन डिलीवरी मना कर देते हैं, ठीक है। तो फिर वो हमारे लिए डबल खर्च हो जाता है। ओके संजय, अब आओ, इस पेज में सब जगह आपको लोकवा दिख रहा है बेटा, इसका मतलब सब में स्पीच तो है ही है। अब हम आपको दिखाते हैं और क्या है बेटा। सरकम, सरकम का मतलब सरकमफ्रेंस हो गया, ऐसे घुमा के, मतलब घुमा के। ग्रैंड और मैग्ना, इन दोनों का मतलब होता है भव्य। और को का मतलब को एजुकेशन, कोलीग यानी साथ या साथी, जो आप को का मतलब समझ जाओ साथ में, ठीक है। यस ऋषु, कोरोना तो फिर से बढ़ रहा है। अभी कोई चुनाव है क्या? तो कोविड खत्म हो जाएगा फिर। इलोक्वेंट बेटा अच्छा वक्ता, जिसमें बोलने की कला अच्छी है, भाषण अच्छा देता है। कई नेता है सुनकर आपको लगता है बस यही तो है जो मेरी जिंदगी का उद्धार कर सकता है ना? तो वो क्या है? इलोक्वेंट है, कुछ देता होता नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। लोक्वाशियस, लोक्वाशियस का मतलब बातूनी, जो बोलने में माहिर हो। लोक्वाशियस का सिनोनिम देखना बेटा, टॉकेटिव, गैरुलस, मैन ऑफ मेनी वर्ड्स, और जिबरिश कह सकते हो बकबक करने वाला, ठीक है। क्या कहा मैंने? टॉकेटिव, गैरुलस, जिबरिश, अ मैन ऑफ मेनी वर्ड्स। लोक्वाशियस का एंटोनिम होता है टैसिटर्न, चुप रहने वाला, रेटिसेंट, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, और अ मैन ऑफ मेनी वर्ड्स का उल्टा हो गया अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ये फर्स्ट नंबर शीट में भी कुछ है, ठीक है। लोक्वाशियस का मतलब हो गया मैन ऑफ मेनी वर्ड्स, जो बहुत बोलता है, ठीक है बेटा। वॉल्यूम 1 से शुरुआत करोगे रवि, वॉल्यूम 2 उसके बाद करोगे। नेक्स्ट आओ, सर्कमलोक्यूशन। बेटा मुझे जो बात करनी है मैं बहुत घुमा फिरा के बात कर रही हूं,
डायरेक्ट नहीं बता रही हूं आपको, सिर्फ बड़ा घुमा फिरा दिया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, बीटिंग अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात करना का देख लो, ठीक है। सर्कमलोक्यूशन का मतलब हो गया नॉट टॉकिंग डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं बोलना बल्कि घुमा फिरा के बात करना। अगर सर्कमलोक्यूशन का एंटोनिम देखोगे तो कर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट, प्रिसाइज, एकदम सीधा सीधा, टू द पॉइंट बात करिए, टॉक प्रिसाइसली, टॉक टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश। आई डोंट लाइक सर्कमलोक्यूशन। देख लिया। निकिता, वॉल्यूबल चलेगा। अब आओ ग्रैंडिलोक्वेंस एंड मैग्नीलोक्वेंस। बेटा एकदम भव्य तरीके से शब्दों के आडंबर, आपको लगेगा बाप रे क्या बता रहा है ये, कितना महान है ये, और उसके बाद आप उनके भक्त बन जाओगे, है ना। वही तो है उनका ग्रैंडिलोक्वेंस एंड मैग्नीलोक्वेंस, मतलब एकदम हाई फ्लोन लैंग्वेज, बहुत ही बड़ी बड़ी बात। और देखा जाए सही तो बेटा वो बोस्टफुल स्पीच होता है, क्योंकि वो डींगे मारी जा रही है और आपको उसकी बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग। खासकर ये सब वर्ड बेटा नेता के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ग्रैंडिलोक्वेंस एंड मैग्नीलोक्वेंस, उनका मतलब यही होता है शब्दों का आडंबर, है ना, हाई फ्लोन लैंग्वेज, क्लियर। एंड कोलोकियल, बेटा को मतलब साथ, अपने साथियों से जिस लैंग्वेज में बात करते हो ना वो कोलोकियल है। जैसे कई बार कहते हैं बच्चे, मैम ही इज बेटर देन मी, चलेगा मैम, इट इज मी तो चलता है ना मैम, ये तो चलता है, वो तो, मैंने कहा हाँ ये चलता है, बिल्कुल चलेगा। कोलोकियल लैंग्वेज में जो आप साथ में किसी के साथ बात कर रहे हो उसमें चलेगा, है ना। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं हमें एकदम एग्जैक्ट वर्ड बताइए, तो बेटा वो अलग होता है। फिर आपको ग्रामर फॉलो करना है, आपको सही वो क्या फॉलो करना है। यूज्ड इन अ सुटेबल फॉर स्पीच एंड नॉट फॉर्मल राइटिंग, मतलब अपने कलीग के साथ जो लोकवा यूज करते हो वो कोलोकियल है, ठीक है। अब इसमें फिर से देखो लोकवा यहां पर दिख रहा है, हालांकि यहां सी हो गया फिर भी, है ना। अब आते हैं इंटर। इंटर का मतलब होता है बेटा के बीच, ठीक है। यस प्रतिभा, आपने जो कहा ना रेटोरिक, बिल्कुल सही कहा। इसलिए मैग्नीलोक्वेंस एंड ग्रैंडिलोक्वेंस में मैं रेटोरिक लिखी देती हूं। इन्फ्लुएंस कर लेते हैं ऐसे बातों से लोगों के। नहीं आदर्श, वो क्या बुक से नहीं करा रही हूं। कोलोक्वियल एडजेक्टिव हो गया बेटा। जैसे मैंने कहा कोलोक्वियल इंग्लिश, कोलोक्वियल इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, ऑफ कोर्स एडजेक्टिव ही तो हुआ, राइट। इंटरलोक्यूशन, देखो कई बार ऐसा होता है कि किसी से बातचीत जरूरत हो जाती है। अब मान लो कोई आपने कई बार देखा होगा कि कई बार कई ऐसे ऑफिसर्स किडनैप हो गए, वन विभाग परेशान है कि वो ऑफिसर्स उनके गायब है। फिर उसके बाद आदमी जो कब्जा किया रहता है उनके बीच में और सरकार के बीच में वार्तालाप शुरू होती है। भाई कौन करता है फोन, उनसे वो लोग नहीं करते। उन लोग क्या करते हैं ना कि आपका कोई आदमी आया तो उसका आंख में कपड़ा बांध के और उसको ले जाते हैं एकदम घुमाते हुए कहीं और, ताकि वो फॉलो नहीं कर पाए कि कहाँ ले गया हमको। फिर ले जाके खोलता है और फिर वहां बताता है कि भाई देखो इन दोनों को हम जान से मार देंगे अगर सरकार ये मांग नहीं मानेगी तो। फिर उसका आंख बंद करके फिर सरकार के पास पहुंचाया जाता है। तो बेटा ये लोग इंटरलोक्यूटर होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कोर्ट कहीं किसी से बात करनी है कोर्ट को, और अगला कोर्ट से कुछ मांग ही नहीं रहा है, वो धरने पर बैठा हुआ है और उसके धरने पर बैठने से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जैसे शाहीन बाग में लोग बैठे हुए थे कुछ कोविड के पहले, तो सरकार क्या करेगी ना, कोर्ट ने क्या किया था, 2 लॉयर्स को इंटरलोक्यूटर के रूप में अपॉइंट किया था।
कि भाई आप जाके उनसे पूछिए क्या मांगे और क्यों बैठे हुए हैं, और फिर वो लोग उससे बात करके फिर वो दोनों लॉयर्स आके कोर्ट को बताया कि भाई ये बातें। तो इंटरलोक्यूटर का मतलब होता है कि जो बीच में संवाद करवाए, ठीक है, कन्वर्सेशन बिटवीन टू, इंटरलोक्यूशन कन्वर्सेशन है और ये कराने वाला इंटरलोक्यूटर होते हैं। वेंट्रीलोक्विज्म, बेटा वेंट्री का मतलब थोड़ा सा बाहरी होता है, वेंट्रीलोक्यूशन मतलब वेंट्री मतलब थोड़ा बाहरी। मैं अपने हाथ में एक पपेट ले लूं और मैं ऐसे सीख लूं बोलना कि मैं होठ हिलाए बिना बोल सकूं, अब फिर मैं जब कुछ बोलूंगी तो इसका ऐसे से मुंह चलाऊंगी अंदर से, आपको लगेगा कि ये पपेट बोल रहा है, लेकिन बोल कौन रहा है, मैं बोल रही हूं। और क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक आर्ट है, ये ऐसा आर्ट है जब इंसान पूरा बोल सकता है अच्छे से बिना अपना होठ हिलाए, है ना। जैसे इन अमेरिकाज गॉट टैलेंट में एक लड़की, छोटी सी बच्ची जीती थी, 11 या 12 ईयर्स की लड़की, और वो 2 आवाज निकालती थी और बिना होठ हिलाए, और यहाँ तक कि पूरा पूरा गाना भी गाती थी, है ना। और बिल्कुल वो आवाज निकाली से हम लोग अगर पूरा मुंह खोल के निकाले पूरा मुंह खोलना पड़ता है, और वो वैसा साउंड निकाल रही थी होठ खाली इतना खुला हुआ है और बिना हिलाए। तो ये है एक आर्ट, जबरदस्त आर्ट है जहां पे व्यक्ति बोलता है बिना होठ को हिलाए हुए। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग विदाउट मूविंग योर लिप्स एंड ऑफ मेकिंग इट लुक एज इफ योर वॉइस इज कमिंग फ्रॉम अ पपेट, यानी कि कोई पुतला और अनदर पर्सन। इनफैक्ट अमेरिकाज गॉट टैलेंट में तो एक और ऐसा आया था व्यक्ति जो अपने कुत्ते के साथ ही काम कर रहा था, और जो उसका डॉग था ना उसको कुछ इशारा करता होगा, तो जैसे वो बोलता था डॉग अपना मुंह उतना ही खोलता था, तो लगता था जैसे डॉग बोल रहा है, ठीक है। तो यही चीज है वेंट्रीलोक्विज्म, जो आप कह सकते हो एक आर्ट है। अब आते हैं म्यूनिफिसेंट। बेटा म्यूनिफिसेंट का पहले मुझे सिनोनिम लिखने दो, जेनरस, बेनिफैक्टर, म्यूनिफिसेंट, मैग्नानिमस, बस, क्योंकि यही 4 वर्ड है। बस 4 है। इंडिया में भी आया था बेटा अभी हाल में, लाफ्टर चैलेंज जो नहीं था उसमें भी आया था एक ऐसा ही लड़का। देखो म्यूनिफिसेंट जो होते हैं बेटा वो दिलदार होते हैं, और दिलदार का मतलब नहीं आदित्य, इसलिए मैंने रोक दिया था कि सिर्फ ये 4 होते हैं। बेटा ऑल्ट्रिस्ट जो होते हैं ना वो काइंड होते हैं, ये लोग दिलदार होते हैं। काइंड होना एक अलग बात है, और लोगों की सेवा के लिए पैसे खर्च करना एक अलग बात है। तो याद रखना म्यूनिफिसेंट, जेनरस, बेनिफैक्टर और मैग्नानिमस। म्यूनिफिसेंट, जेनरस, बेनिफैक्टर और मैग्नानिमस, ये 4 होते हैं दिलदार, जो दूसरों के लिए पैसा, दयालु होते हैं और पैसा खर्च कर सकते हैं। अब आओ डेमागॉग। बेटा डेमा बना है डेमो से, और डेमो का मतलब होता है लोग, और एगॉग जो होते हैं वो होते हैं एगॉग, ऑल एगॉग, उत्साह। ऑल एगॉग का मतलब होता है अति उत्साहित, ठीक है। याद रखना डेमागॉग ऐसे लीडर्स होते हैं जो लोगों में एक उत्साह पैदा कर देते हैं कि भाई ये ही हमारा भगवान है। वो ऐसे ऐसे वादे करते हैं बेटा, जो सच कहें तो वो वादे कभी पूरे हो ही नहीं सकते, और वो भी जानता है ऑनेस्ट, कोई जरूरी नहीं कि वो अंदर से चाह भी रहा है कि हम वो कर लेंगे। इसीलिए याद रखना डेमागॉग कोई पॉलिटिकल लीडर होता है who tries to get support, वो सपोर्ट लेने की कोशिश करता है by making false claims and promises। वो क्लेम और promises ऐसे करेंगे जो सही नहीं होते, false होते हैं, and using arguments based on emotion rather than reason। बस इमोशनल भाषण दे देगा, अरे वो पॉसिबल ही नहीं है। कई बार आप सोचोगे कि क्या ऐसा जो उन्होंने वादा किया था क्या ये पॉसिबल भी था? नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है
कि भाई मुझे सिर्फ एक उत्साह पैदा करना है लोगों के बीच में और वो हमें वोट दे। ठीक है। डेमागॉग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है बेटा, इसलिए अगर आप कहोगे मैम इसका सिनोनिम क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, नहीं होता। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक शब्द का सिनोनिम नहीं होता, बल्कि पूरे आइडिया का होता है, इसीलिए उसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड आता है। इन्स एंड आउट्स, अगर आप कहोगे कि मैम मुझे इंग्लिश पढ़ानी है, मैं कहूंगी बेटा अगर पढ़ानी है तो आपको इन्स एंड आउट्स अपने सब्जेक्ट का आना चाहिए, यानी अंदर बाहर सब तरफ से घोल के पी जाओ उसको। तो मैं क्या कहूंगी, यू शुड नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ योर लैंग्वेज, यानी कंप्लीट डिटेल, है ना। डिस्क्राइब्ड कह सकते हो, डिस्क्रिप्शन कह सकते हो, बट जरूरी नहीं है। बॉडी एंड सोल, बेटा बॉडी एंड सोल जब लगाओगे ना तो इसके साथ विथ मत लगा देना। कई लोग विथ लगा के इसको एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, गलत है। अगर मैं ये कहूं कि मैं पूरे दिलो जान से आपकी हेल्प करूंगी तो मैं कहूंगी आई विल हेल्प यू बॉडी एंड सोल, आई वर्क बॉडी एंड सोल। ठीक है, इसका मतलब है होल हार्टेडली, होल मतलब पूरा, हार्ट मतलब दिल, पूरे दिल से, विथ कंप्लीट फेथ, विथ ऑल योर एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। देखो बॉडी एंड सोल। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बेटा एट इर्रेगुलर इंटरवल्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब हो जाता है, यस बेटा बॉडी एंड सोल खुद ही एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इर्रेगुलर तरीके से। कई बार कहते हैं मैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, अरे कहां से होगा। यू वर्क बॉडी एंड सोल, यू डोंट वर्क बॉडी एंड सोल, यू स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। रुक रुक के, दिवाली आ गया रुक गए, होली आ गया 8 दिन उसी में बिजी है ना, कभी फ्रेंड आ गया उसी के साथ घूम रहे हो। एट इर्रेगुलर इंटरवल्स, स्पोराडिक। ठीक है, सो यू कैन से बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स हुआ इंटरमिटेंट, रुक रुक के, irregularly, sporadic, intermittent and by fits and starts। इसका एंटोनिम होगा continual, regular, और intermittent का उल्टा होगा incessant। अगर incessant रेन होता है ना तो बिना रुके बारिश हो रही होती है, और intermittent रेन होता है रुक रुक के बारिश होती है। ITO मैंने सैटरडे को क्लास लिया था बेटा, कल तो मैंने वो कैब 9 कराया, आज वो कैब 10 करा रही हूं। देखो, लिक द डस्ट, इसका मतलब है हार जाना। टू बी डिफीटेड, बेटा बी डिफीटेड मतलब हार जाना, और डिफीट का मतलब होता है हराना, इसलिए अगर इसका एंटोनिम बोलोगे ना तो होगा डिफीट, subdue, subjugate, कब्जा करना उसको हरा के। सबजुगेट, राउट बुरी तरह से हराना, कॉन्कर हरा के उस पर कब्जा कर लेना, ठीक है, और वैंक्विश हराना, सकम हार जाना, ईल्ड हार के मान लेना, केव इन ये भी होता है टूट जाना, मान लेना। ठीक है, देखो ऊपर पूरा मैंने एंटोनिम लिखा है हराने का। बाय फिट वाला मैम नॉट रेडी भी नहीं, नॉट रेडी नहीं है शिवम, नॉट रेडी बिल्कुल नहीं होता। बाइट द डस्ट या लिक द डस्ट,
दोनों बिल्कुल चलेगा, दोनों का मतलब वही सेम है। बाइट द डस्ट का मतलब ही होता है हार जाना, और लिक द डस्ट का मतलब ही होता है हार जाना। पानी लाए थे क्या चेंज करके? अभी लाए हो? बेटा कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर, तो अभी लिख सकते हो। ठीक है ना? इन द ब्लूज, बेटा उदास, दुखी, अवसाद में। इन द ब्लूज कहते हैं जहां ठंडे देश होते हैं ना बेटा, वहां पे लोग बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हैं ठंड के मौसम में, कहीं जा नहीं सकते, कहीं से आ नहीं सकते, बाहर अंधेरा अंधेरा सा, सफेद सफेद बर्फ है, कोई खाने में फ्रेश चीज नहीं मिल रहा है। तभी तो देखते हो उनका जो फेस्टिवल है क्रिसमस, वो आता है एकदम ठंड में, क्योंकि क्रिसमस के चक्कर में लोग फिर एक दूसरे से मिलते हैं। तो सारे फेस्टिवल के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजंस होते हैं। उस समय जब ब्लू ब्लू हो जाता है, उनके नाक के छोर, अंगुलियों के छोर जो होते हैं वो हो जाते हैं ब्लू ब्लू, उस समय वो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। तो डिप्रेस्ड, इन द ब्लूज, डिजेक्टेड, ठीक है। इसका सिनोनिम भी है इन द डोलड्रम्स, एक ईडियम भी है इन द डोलड्रम्स, ठीक है। नहीं, ग्लूमी, डिप्रेस्ड, ग्लूमी, मोरोस, गम में ग्लम फील करते हो आप, ऐसे भी याद रख सकते हो। गम में हम ग्लम फील करते हैं। डिस्मे, बेटा डिस्मे नाउन हो जाएगा, इन डिस्मे कह सकते हो। ठीक है। टू पुल अ लॉन्ग फेस, प्रशांत बिल्कुल सही है। इन द ब्लूज, पुलिंग अ लॉन्ग फेस, क्योंकि मुझे एडजेक्टिव बनाना था तो मैं ऐसे लगा दूं, पुलिंग अ लॉन्ग फेस। टू पुल अ लॉन्ग फेस, संजय सिंह, यस विजिबल है, ठीक है। चलो लो, इन द डोलड्रम्स तो आ गया, सेम था, ठीक है। ग्लूमी मतलब सैड होता है, तो बेटा मोरोज भी सैड होता है, तो क्या करें, हटा दो, उसको हटाना है तो बात तो वही है, सैड, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड। इन द रेड, देखो इन द डोलड्रम्स पीछे लिख दिया मैंने, इन डोलड्रम्स, इन द रेड। बेटा अगर आप कभी किसी मैनेजर जो बैंक के हैं, अगर उनका कंप्यूटर देखने का मौका मिले तो देखना आपको महसूस होगा कि जो कंपनी या जो व्यक्ति ने पैसा लेकर वापस नहीं किया है ना, उनका नाम वगैरह इन द रेड रहता है। ये पहले के ज़माने में होता था कि डायरी और रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, तो रजिस्टर में जो भी पैसा वगैरह लेकर लोन नहीं वापस करता था, उसकी एंट्री होती थी रेड पेन से, तो इसीलिए इन द रेड हो गया, यानी कि इन डेट, कर्ज में होना इन द रेड। जैसे अभी अडानी की कंपनी, कई कंपनी इन द रेड है, ठीक है। यस आदित्य, डिस्पोंडेंट, वेरी गुड, यहां पे लिख दूं मैं, फिर पीछे तो जगह ही नहीं था, डिस्पोंडेंट। इन द लाइमलाइट, बेटा अगर आप कभी थिएटर गए हो नाटक देखने, तो आप देखना कि जो प्लेस होते हैं ना, नाटक होते हैं, उसमें मान लो ये दो लोग खड़े हैं और दोनों की बातचीत हो रही है, तो जब मेरा डायलॉग का समय आएगा ना, तो वो ऊपर से एक लाइट रहता है, वो सीधा लाइट मेरे ऊपर पड़ेगा ताकि सबका ध्यान मेरे ऊपर रहे, और फिर अगर इसका डायलॉग आएगा तो इस पर पड़ेगा, तो वो लाइमलाइट आकर्षण का केंद्र बना देता है। तो अगर मैं कहूं क्या बात है आजकल बहुत लाइमलाइट में हो, इसका मतलब है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, सब लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका सिनोनिम लिख सकते हो, टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन, ठीक है। यस रिशु, वेरी गुड। सिनिश्योर, कभी कभी कुछ वर्ड भूल चुके होते हैं, बहुत पहले ये यूज किए रहते हैं। नहीं बेटा, डेबोनेट तो होता है स्मार्ट, एलिगेंट, मर्दों के लिए यूज होता है, ठीक है।
टू स्टील द मार्च, यानी कि अगर आप मार्च करके जा रहे हो और आगे बढ़ गए चुपके से तो आप स्टील कर गए, मतलब आगे बढ़ गए। जैसे क्या हुआ था, आराम आराम से विंडो का यूज करके नोकिया चल रहा था। एंड्रॉइड केम एंड स्टोल द मार्च, है ना, वो आगे बढ़ गया। देखो, गेन एन एडवांटेज ओवर एन ओपोनेंट, यानी पीछे से वो आगे बढ़ गया। वो क्या है, वो है टू स्टील द मार्च। ठीक है बेटा, मैंने आपको एक वर्ड शायद बताया होगा, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड के बदले में कोई ऐसा वर्ड यूज करो जिससे अगला को है ना गंदा ना लगे सुनने में, या बहुत हर्ट सा फील ना हो, है ना, सॉफ्ट वर्ड। अब देखो, इन द फैमिली वे वही सॉफ्ट वर्ड है। अगर मैं पब्लिकली कह दूं शी इज प्रेग्नेंट तो बहुत गंदा लगेगा, उसको लगेगा यार क्या मतलब सबको बोल रहा है शी इज प्रेग्नेंट। अगर मैं कहूं शी इज इन द फैमिली वे, अच्छा इसका मतलब है अब उसका परिवार बनने वाला है। अभी तक हस्बैंड एंड वाइफ थे, अब परिवार बढ़ने वाला है या बनने वाला है। तो इन द फैमिली वे इज द मीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट। ठीक है, रन इन वंस फैमिली। अब मैं खाती हूँ थोड़ा तो ऐसे मोटी हो जाती हूँ, अगले को मैं कहूँ क्या बात है यार, तुम्हारा तो बिल्कुल मोटापा नहीं चढ़ता, तुम तो बिल्कुल दुबली पतली रहती हो, कुछ भी खा लो तब भी। तो वो कहे कि इट इज इन माई फैमिली, इट रन्स इन माई फैमिली, या इट रन्स इन माई ब्लड। इसका मतलब है कि मेरा फैमिली में, मेरे हेरिडिटरी में मोटा होना नहीं है, मेरा सारे लोग ऐसे ही दुबले ही हैं, है ना। तो ये रन इन वंस फैमिली का मतलब होता है कि जो आपके हेरिडिटरी में है, यानी कि जेनेटिक है। मान लो कोई डायबिटिक है, मैं कहूंगी भाई इतनी कम उम्र में डायबिटीज हो गया तुम्हें, कहेगा इट रन्स इन माई फैमिली, इसका मतलब मेरे परिवार में ये है। ठीक है, ITO मुझे नहीं पता बेटा क्या बोलते हो, वन तुम लोग कुछ भी लिख देते हो। हाँ, प्रतिभा अभी कम उम्र है ना बेटा, थोड़ा सा उम्र हो जाए ना 40 साल, उसके बाद बताना। तुम्हारे एज में मैं 40 kg की थी। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है बेटा रेयर। शिवम कहां कहां से पूछते हो। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड एकदम रूथलेसली, मर्सीलेसली। ठीक है, देखो रूथलेसली लिखा है, विदाउट फीलिंग ऑफ एनी रिमोर्स, रिमोर्स मतलब पछतावा, मर्सीलेसली। बेटा एक होता है किसी को मार के भाग जाना, और एक होता है उसको ढेर सारा गोली मारना, चाकू मारना, बहुत गंदे से मारना, मारने के बाद काट देना। भाई श्रद्धा वॉज किल्ड इन कोल्ड ब्लड, है ना, कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आओ, इन अ जिफी। इन अ जिफी मतलब पलक झपकते ही। कहेंगे क्या हुआ, वो कैसे मारा गया, कहोगे बस ही वॉज किल्ड इन अ जिफी, अचानक एक बस आई और खत्म सब। इन अ जिफी का मतलब इमीडिएटली, वेरी क्विकली, जिसका सिनोनिम है इन टू शेक्स। ठीक है, एक और है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही। इन द ब्लिंक भी काफी है। एक मिनट रुकना उसको लिखने से। तब 20 kg में 55 kg, तुम्हारे 20 kg में मैं पता कितना थी, 40 kg थी। हाँ ठीक है, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। चलो, जॉग समवंस मेमोरी। बेटा कई बार आपके बहुत ही बुजुर्ग टाइप के रिलेटिव पहुंचेंगे, अचानक वन फाइन मॉर्निंग कहेंगे बेटा मुझे पहचाना। अब भाई कौन है, आप याद करने की कोशिश करते हो ये कौन है भाई, है ना, ये कौन है। तब क्या करोगे, यू ट्राई टू जॉग योर मेमोरी, try to remember, try to recall, to cause or help someone to remember something, recall। ठीक है, इसका मतलब है you try to remember, you try to get into your memory कि भाई ये है कौन। इसका मतलब उसका जो स्टेटमेंट होता है ना,
इट जॉग्स योर मेमोरी। नहीं समझ में आया? यस सूरज, सब मिलेगा जो पढ़ाया है एग्जाम में, उसके ऊपर नहीं आता है। इन नो टाइम होता है आदित्य, इन, अच्छा यहां नहीं दिया है इन नो टाइम, चलो इसको लगा दें इन नो टाइम, ठीक है। पीस ऑफ केक, कहेंगे भाई ये एग्जाम इतना बढ़िया आपकी तैयारी है ना कि ये छोटा सा एग्जाम तो जस्ट अ पीस ऑफ केक है आपके लिए। पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, यानी कि इजी टास्क। ठीक है, पीस ऑफ केक, जिसका एक और सिनोनिम है केक वॉक, एक और सिनोनिम है केक वॉक। नेक्स्ट आओ, वन ट्रैक माइंड। बेटा हर एग्जाम पीस ऑफ केक है, हर एग्जाम आपके लिए केक वॉक होगा इफ यू कीप वन ट्रैक माइंड। वन ट्रैक माइंड का मतलब होता है बेटा सिर्फ एक ही ट्रैक में सोचो, इधर उधर डाइवर्ट मत हो। अ पर्सन विथ इंटरेस्ट इन जस्ट वन सब्जेक्ट और थॉट। वन ट्रैक माइंड ये है अ पर्सन विथ इंटरेस्ट इन जस्ट वन थॉट और सब्जेक्ट, वन ट्रैक माइंड है, ठीक है। डाइवर्टेड नहीं होते हो। इसका एंटोनिम होगा डिस्ट्रैक्टेड। वन ट्रैक माइंड का डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन, ठीक है। अ फेयर वेदर फ्रेंड, जो अच्छे समय के आपके दोस्त होते हैं बेटा वो फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड हु विल लीव यू एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है ना। यानी अच्छे समय, फेयर मतलब होता है साफ सुथरा मौसम हो तभी आपका दोस्त है ना। इसका उल्टा क्या होगा? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, नहीं। तो इसीलिए अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है जो अच्छे समय के आपके दोस्त हो बस, यानी कि जो बुरा समय आते ही भाग जाए, वो होते हैं। देखो अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ लो, और ये थोड़ी देर में आपका लोड हो जाएगा। चलिए पूछिए तो। यस अंजलि, ठीक है। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है बेटा ठीक समय पर, ठीक है। आदित्य घोष, क्या लिखे हो तुम? तुम तो खंडन करने का बात कर रहे हो। आई हार्डली फाउंड समथिंग इन दिस कैरेक्टर। बेटा हार्डली के साथ समथिंग नहीं आता, हार्डली नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ एनीथिंग आएगा, ठीक है। नॉट के साथ सम नहीं आता, नॉट के साथ एनी आता है। बेनल मतलब हार्मफुल होगा ना बेटा। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मतलब होता है जैसे कभी कोई आतंक वगैरह या वहां के जो निवासी है उन लोगों ने आंदोलन कर दिया, वो रिसर्जेंस होते हैं। जनरली आप देखोगे कि वहां के जो ट्राइबल्स होते हैं जैसे लालखंडी वगैरह उधर हमारे तरफ, फिर आपने श्रीलंका में देखा होगा, है ना, रिसर्जेंस होते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, आंदोलन टाइप। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, समृति, बहुत कभी कभार। कॉल द फर्स्ट विटनेस, सेट द जज। बेटा वो मेरे किताब का क्वेश्चन है, द जज कमांडेड देम लगाना पड़ेगा संजय, इसीलिए क्योंकि कमांडेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा ना तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। कमांडेड के बाद ऑब्जेक्ट जरूरी है, आस्क्ड किसको उसके बाद ऑब्जेक्ट जरूरी है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, देखना जहां देम है वहीं। इलोक्वेंट मतलब अच्छा वक्ता होता है देवजनी, उसका उल्टा होगा इनकोहेरेंट, बोल नहीं पाता, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है ना। बाउंटीफुल का मतलब होता है बेटा काफी, बाउंटीफुल इज काफी। अभी बैच कंप्लीट करके 2 साल बाद वाले एग्जाम के लिए फिर लेना पड़ेगा सूरज, उसके बाद आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, उस समय देख लेना, अगर कोई प्रैक्टिस बैच हो तो ले लेना बस। स्प्यूरियस होता है बेटा रिशु डाउटफुल, जैसे स्प्यूरियस ड्रग्स यानी स्प्यूरियस मेडिसिन कई बार खरीद के आप ले आते हैं। हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं पर पूरा अर्थ नहीं निकाल पाते। संदीप कोई इश्यू नहीं बेटा, आप पढ़ते रहिए, कोई इश्यू नहीं, आप पढ़ते रहिए। बस ये चीज है कि अगर आप एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं तब तो कोई बहुत
प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा बैच लिया आपने। लेकिन अगर आप स्पोकन की बात कर रहे हो, स्पोकन के लिए ये बैच ले लिया, तब गलत बैच ले लिया। ठीक है, देखो मैंने बताया तो बाउंटीफुल मतलब काफी। सर्व, स्क्रैप क्या होता है बेटा? कोई चीज का टुकड़ा वगैरह स्क्रैप होता है। जैसे मान लो एक टेबल मैंने बना लिया, उसका जो लकड़ी बच गया वो स्क्रैप हो गया। बोनांसा इज काफी, QUIRE, आया हुआ एग्जाम का वर्ड है, जानते हो, ये अभी हाल में आया है। अब बेटा जो क्वायर वर्ड है ना, कलेक्शन ऑफ पेपर्स होते हैं, पेपर होते हैं, वन विद इन अनदर। पहले जैसे लीव्स वगैरह में लिख के रखते थे लोग, उसके एक दूसरे के साथ ऐसे चिपकाया हुआ क्वायर होता है। नरेशन के क्वेश्चन बहुत हार्ड है, जो कि बुक में तो बहुत इजी है। बुक में बेटा और प्रीवियस क्वेश्चन दोनों आप देख लो। इस बार के सीजीएल का 2022 देख लो ना। सुभाष वो करूंगी बेटा, मैं जो बोलती हूँ सबूत के साथ बोलती हूँ। सबड्यू का मतलब होता है बेटा दबा देना, हरा देना। फोबिया बेटा स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है श्यामदेव आपने, फोबिया मतलब डर होता है, PHO होगा। लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, लेट अस नॉट। बेटा जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी एंड हर हस्बैंड ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। कह सकते हो रिजेक्टेड द आइडिया। क्वेयर फिश मतलब बेटा होता है विचित्र, अजीब, विचित्र। सुरभि वो कल लोड हो जाएगा बेटा। नितिश वो आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप मेल कर दो। ओपन हैंडेड को बाउंटीफुल से रिलेट नहीं कर सकते हो। बाउंटीफुल मतलब प्लेंटीफुल, ढेर सारा। अबंडेंट से रिलेट करोगे। अंजलि इसका मतलब है कि एक दोस्त जो नीड में काम आए वो वास्तव में इन डीड लगाओगे बेटा। वो आपने ऑफ डीड लगा दिया, नहीं, इन डीड। इन डीड का मतलब वास्तव में, वास्तव में वो आपका दोस्त होता है। एरर के लिए 1000 अभी कर लो ना रिशु, काफी है। फिर प्रीवियस ईयर लगाना। को इंसिडेंस का मतलब है कि बाई चांस एक साथ हो जाए। ठीक है, जैसे हाल में नहीं हुआ कि विकास दिव्यकीर्ति ने किसी को नौकरी से हटाया और उसी समय उसके हस्बैंड को, नेहा के हस्बैंड को, और नेहा का यूपी में काबा के चक्कर में पुलिस उसके पास पहुंची। तो नेहा ने कहा कि सरकार के कहने के दबाव में आके दृष्टि ने मेरे हस्बैंड को हटा दिया। तो विकास दिव्यकीर्ति सर ने कहा कि बिल्कुल कोइंसिडेंस है कि हमने उनको हटाया और उन तक मैसेज पहुंचा है और दूसरे दिन पुलिस ने उनको नोटिस दिया। तो ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है, यानी कि एक साथ हुआ है, अचानक बाई चांस। इम्पीचुअस बेटा, इम्पीचुअस का मतलब आवेगशील होते हैं। कम अक्रॉस का मतलब किसी चीज के पास आना, यानी मुलाकात होना, अचानक मुलाकात होना। न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस, उससे ज्यादा नहीं। एब्रिज का मतलब होता है श्यामदेव छोटा करना, जैसे ब्रिज बना के कोई चीज एब्रिज करते हो ना। ठीक है, को का मतलब तो कमल बताया ना आपको। को मतलब साथ में, और इंसिडेंस मतलब घटना, यानी साथ में जो घटना घट जाए। ठीक है सरिता, आप केडी लाइव में जाके बाई कर लो बेटा। चलो हो गया, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया मैंने। बंद करूं। एक्सप्लिसिट बेटा, एक्सप्लिसिट क्लियर होता है, इम्प्लिसिट का उल्टा। एक्सप्लिसिट होता है एकदम अच्छी तरह से क्लियरली बताया गया। नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ है ज्योति, मैं थोड़ा थकी हुई थी, मैं सो गई थी। आज मेरा फ्राइडे को मैंने क्लास ऑफलाइन भी नहीं लिया था ना, तो आज ऑफलाइन भी बहुत सारा क्लास हो गया मेरा। जलस का मतलब ईर्ष्यालु होता है बेटा, थोड़ा सा एनवियस से अलग है वो, क्योंकि जलस आप उस चीज के लिए होते हो जो आपके पास है लेकिन खोने से बचते हो आप। हेजी का मतलब धुंधला। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। D ट्रिपल, एक सेकंड नीचे देखो, D ट्रिपल एस बी का क्या प्रिपरेशन की बात कर रहा है।
प्रैक्टिस सेट के लिए कौन से बुक लूँ? DSSP के लिए सबसे पहले बेटा वॉल्यूम 1 लो, सबसे पहले वॉल्यूम 1। थैंक यू सो मच बेटा।